नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विष्णु कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म राजस्थान एग्जाम पर। साथियों, ये प्लेटफॉर्म राजस्थान की अपकमिंग जितनी भी एग्जाम्स हैं उनके लिए डेडिकेट प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर पूरी टीम आपके लिए काम कर रही है। सभी विषयों को कवर करते हुए मैं विष्णु कुमार आपके साथ आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी बोर्ड के लिए जुड़ा हुआ हूँ, राजस्थान ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए। साथियों, अनअकैडमी के प्लस कोर्स खरीदने के बहुत सारे फायदे हैं। आपको अनलिमिटेड लाइव क्लास मिलती है। जितने भी एजुकेटर हैं उनके द्वारा जो भी क्लासेस आपको उपलब्ध करवाई जाती है वो सभी आपको मिलती है। अनलिमिटेड 24/7 एक्सेस कर सकते हो आप। यहाँ पर डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो और सही गाइडेंस ले सकते हो। प्यारे साथियों, अब करना क्या है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और आपके मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करने हैं जिससे आप रजिस्टर्ड यूजर हो जाएं। उसके बाद में आरपीएससी सेक्शन में जाकर प्लस वाले ऑप्शन में जाकर आप परचेज कर सकते हैं। 24 मंथ्स के लिए प्लान लेते हैं तो केवल 350 रुपीज़ पर मंथ के अंदर आप प्लान ले सकते हैं साथियों, ठीक है। और यहाँ पर आरपीएससी सेक्शन में जाकर विष्णु कुमार जांगिड को फॉलो कर लीजिए जिससे आने वाले एग्ज़ाम और आने वाले जितने भी टेस्ट हैं आपके इंडियन ज्योग्राफी के और राजस्थान ज्योग्राफी के उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके मेरे प्यारे मित्रों। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अगर आप विष्णु वन कोड रेफरल कोड का यूज करते हैं तो आपको यू विल गेट 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। ये एक्स्ट्रा डिस्काउंट साथियों आपको, ठीक है, आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। साथियों, मेहनत का कोई मुकाबला नहीं है, मेहनत का कोई तोड़ नहीं है और सक्सेस से कोई शॉर्टकट नहीं है। इस बात का विशेष रूप से ख्याल रहे और इसी बात को ख्याल करके आप अपनी लगातार तैयारी को मजबूत करते जाइए, आगे बढ़ाते जाइए और उसके अंदर बेहतर परिणाम प्राप्त करने की अपेक्षा करने के साथ लगातार आगे बढ़ते जाइए। साथियों, सक्सेस की सबसे बड़ी खास बात आपको पता ही है, मेहनत जो करता है वो उसी के कदमों में आकर गिरती है। साथियों, हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान में ऊर्जा, राजस्थान में एनर्जी रिसोर्सेज इन राजस्थान, ये वाला टॉपिक हमारा चल रहा था। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें देखी थी। 2 मिनट के अंदर पूरा ओवरव्यू कर लेते हैं। हमने देखा था उपयोगिता के आधार पर परंपरागत और गैर परंपरागत दो प्रकार के ऊर्जा सोर्स होते हैं। समाप्यता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा सोर्सेज होते हैं। राजस्थान में विद्युत स्टेशन की बात करें तो 3 प्रकार के होते हैं, सुपर थर्मल पावर प्लांट, सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट और अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट। उसके बाद में विद्युत सुधारों की हमने बात करी थी। इकोनॉमिक सर्वे के अंदर हमने देखा था 21,175 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है साथियों। उसके बाद में हमने देखा था कि यहाँ पर 5 कंपनियों का गठन किया गया। 19 जुलाई 2000 के अंदर 5 कंपनियों का गठन किया गया जिसमें एक उत्पादन के लिए, एक प्रसारण के लिए और 3 कंपनियाँ वितरण से संबंधित है। इन सब के बारे में हमने बखूबी चर्चा करी है। अजमेर के बारे में, जयपुर के बारे में और जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के बारे में। उसके बाद में हमने देखा है मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा सोर्सों के लिए 3 प्रमुख संस्थाओं का गठन किया गया था। एक का नाम था रेडा 1985, एक का नाम था राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड 1995। इन दोनों संस्थाओं को एक कर दिया और राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन का गठन किया गया 9 अगस्त 2002 को। वर्तमान में राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा सोर्सों का विकास करने के लिए, उत्पादन करने के लिए और प्रसारण करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। उसके बाद में हमने देखा था कि कुछ पॉलिसीज देखी थी, बायोमास पॉलिसी, पवन ऊर्जा नीति और सौर ऊर्जा नीति के बारे में हमने चर्चा करी थी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण आपके पवन व हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019 में आई है, सौर ऊर्जा नीति 2019 में आई है, ये महत्वपूर्ण है। और सौर ऊर्जा नीति जो 2019 में लॉन्च की गई है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा, उसका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि 2024-25 तक 30,000 मेगावाट हमें सौर ऊर्जा का उत्पादन करना है। राजस्थान की ऊर्जाओं की हमने चर्चा करी तो राजस्थान की ऊर्जा देखिए, जाखम, अनास और इंदिरा गांधी लघु पन विद्युत परियोजना। उसके बाद में राजस्थान और पड़ोसी राज्यों की ऊर्जा देखी, उसमें भाखड़ा नांगल हमने देखा। उसके बाद हमने व्यास परियोजना देखी। उसके बाद माही बजाज सागर और उसके बाद चंबल जल विद्युत परियोजना की हमने डिस्कशन किया। इसी क्रम में हमने आगे बढ़े, हमने राहू घाट परियोजना के बारे में चर्चा करी। केंद्र सरकार की परियोजनाओं में सलाल परियोजना, उसके बाद दुलहस्ती परियोजना, पुरी परियोजना, चमेरा परियोजना हिमाचल प्रदेश, पार्वती परियोजना हिमाचल प्रदेश, नाथपा झाकरी हिमाचल प्रदेश, टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड और टनकपुर परियोजना उत्तराखंड। उसके बाद हमने देखा धूलिगंगा परियोजना उत्तराखंड और ताला परियोजना भूटान से राजस्थान को विद्युत की प्राप्ति होती है। तापीय ऊर्जा की हम बात करें तो सबसे पहले हमने कोयला देखा और कोयले के अंदर हमने देखा कि पहला सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो कि श्री गंगानगर में है। उसके बाद कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो राजस्थान का दूसरा सुपर थर्मल पावर स्टेशन है लेकिन राजस्थान की पहली ताप विद्युत परियोजना है।
नंबर 3 हमने देखा छबड़ा सुपर थर्मल पावर स्टेशन 12 में है। काली सिंध सुपर क्रिटिकल पावर स्टेशन झालावाड़ में है। गिरल लिग्नाइट बाड़मेर में है, जो जर्मनी के सहयोग से लगाया गया था। बरसिंगसर जो है आपके बीकानेर में है, जो लिग्नाइट के ऊपर आधारित है 250 मेगावाट का। भादेसर सुपर थर्मल है जो बाड़मेर में है 1080 मेगावाट का। गैस आधारित प्लांट पे हमने देखा, यानी गैस आधारित प्लांट का मतलब होता है जहाँ पर नेचुरल गैस के माध्यम से एनर्जी का प्रोडक्शन किया जाता है। तो रामगढ़ गैस परियोजना जैसलमेर में 273 मेगावाट, अंता विद्युत परियोजना 12 में 83 मेगावाट, धौलपुर गैस परियोजना धौलपुर में 330 मेगावाट और झामर कोटला परियोजना उदयपुर में राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल लिमिटेड के द्वारा 2001 में 4 मेगावाट की स्थापना की गई। अब हम बात करने वाले हमारे रावत बाटा परमाणु संयंत्र की। साथियों, रावत बाटा परमाणु संयंत्र, परमाणु का मतलब होता है जहाँ पर परमाणु विखंडन या नाभिकीय विखंडन के आधार पर की प्रक्रिया के आधार पर आपके यूरेनियम, एक तो तत्व होता है आपके यूरेनियम और एक तत्व होता है आपके थोरियम। यूरेनियम और थोरियम, ध्यान रखना राजस्थान के अंदर थोरियम का कोई भी उत्पादन नहीं है, जबकि यूरेनियम का आपके राजस्थान में जो खंडेला की पहाड़ियाँ हैं, जो खंडेला की पहाड़ियाँ हैं, और खंडेला की पहाड़ियाँ कहाँ पर है आपके, खंडेला की पहाड़ियाँ वही है जहाँ पर आपके मालखेत की पहाड़ियाँ हैं और नेचवा की पहाड़ियाँ हैं जहाँ से कांतली नदी का उद्गम होता है, और वह है जिला सीकर। इनका प्रयोग किया जाता है, यानी थोरियम और यूरेनियम का प्रयोग जिस संयंत्र में किया जाता है उसे आप परमाणु संयंत्र कहते हैं, यानी एटॉमिक पावर प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? परमाणु संयंत्र कहते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपके राजस्थान में एक परमाणु संयंत्र स्थित है, एक परमाणु संयंत्र क्या है? स्थित है राजस्थान में, और एक परमाणु संयंत्र से राजस्थान को विद्युत की प्राप्ति होती है। विद्युत की क्या होती है? प्राप्ति होती है, ठीक है। और साथियों, एक परमाणु संयंत्र आपके क्या है? प्रस्तावित है। तो इन तीनों चीज़ों की हम चर्चा करेंगे, तभी हमारा परमाणु वाला टॉपिक कंप्लीट होगा साथियों। यानी एक संयंत्र आपके राजस्थान में है जिसका पिक्स आप नीचे देख पा रहे हैं। देखो किस तरह की ये बड़ी बड़े टावर बनाए जाते हैं और इन टावर्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया, यानी भारत के अंदर कौन कौन से पावर प्लांट है। तो हम देखते हैं, आप ये देख पा रहे हैं, ये हिंदुस्तान है, ये आपके उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश में एक नाम आपको दिखाई दे रहा है जिसका नाम है नरोरा। क्या नाम है मेरे प्यारे मित्रों? नरोरा, NARORA, नरोरा विद्युत पावर प्लांट नंबर 1। भारत की बात करें तो नंबर 2 ये आपका रंगीला राजस्थान है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं रावत भाटा राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन। ये क्या है आपके? ये आपके रावत भाटा वाला प्लांट है जो कि आपके कहाँ पर है? राजस्थान में स्थित है। उसके बाद में थोड़ा नीचे चलते हैं तो नीचे आपको गुजरात राज्य दिखाई दे रहा है, और गुजरात के अंदर एक स्टेशन आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, और इसका नाम है काकरापार। काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये नंबर 3 पावर प्लांट है आपके राजस्थान का। उसके बाद हम महाराष्ट्र में चलते हैं, और महाराष्ट्र में हम देखते हैं कि यहाँ पर एक पावर प्लांट है आपका, और इसका नाम है आपके महाराष्ट्र में जो पावर प्लांट है इसका नाम है तारापुर परमाणु विद्युत संयंत्र। और तारापुर की खास बात क्या है? ये भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र है, भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र है साथियों। सबसे पहले यही परमाणु विद्युत संयंत्र भारत में लगा था। उसके बाद में हम चलते हैं साथियों कर्नाटक में। जब हम कर्नाटक में चलते हैं तो यहाँ पर देखिए एक आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे केगा। ये जो पावर प्लांट है कर्नाटक में इसका नाम है केगा परमाणु विद्युत प्लांट, जो कहाँ पर आपके कर्नाटक में है। उसके बाद में हम चलते हैं साथियों तमिलनाडु में देखते हैं हम 2 पावर प्लांट आपको दिखाई दे रहे हैं। एक पावर प्लांट को आपके अपर पार्ट में है इसके, और एक पावर प्लांट आपके दक्षिण वाले भाग में है। जो ऊपर वाले भाग में पावर प्लांट है उसका नाम क्या है? मद्रास, और मद्रास का जो दूसरा नाम है वो क्या है? कलपक्कम। क्या नाम है? मद्रास का कलपक्कम पावर प्लांट। मद्रास पावर प्लांट का दूसरा नाम क्या है? कलपक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र। और ये कहाँ पर है आपके? ये आपके तमिलनाडु में है। उसके नीचे चलते हो तमिलनाडु में तो यहाँ पर नीचे एक पावर प्लांट और है, और इस पावर प्लांट का नाम क्या है? कुडानकुलम, और ये भी कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। क्या नाम है इसका? कुडानकुलम। और कुडानकुलम भी कहाँ पर है आपके? कलपक्कम और कुडानकुलम दोनों कहाँ पर है आपके? तमिलनाडु में है मेरे प्यारे साथियों। तो ये प्रमुख पावर एटॉमिक या न्यूक्लियर पावर प्लांट है आपके इंडिया में, जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है।
कम से कम इतना तो पता हो कि नरोरा पावर प्लांट आपके उत्तर प्रदेश में है, काकरापार आपके गुजरात में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, केगा कर्नाटक में है, कलपक्कम और तमिलनाडु आपके कहाँ पर है, कलपक्कम और तमिलनाडु आपके कहाँ पर है, कलपक्कम और कुडानकुलम दोनों तमिलनाडु में है। साथियों, जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं तब हम देखते हैं कि कई बार प्रश्न पूछा गया है आपको नरोरा, काकरापार, केगा और कुडानकुलम ये नाम देकर ये बोलता है कि इसे नॉर्थ टू साउथ सेट कीजिए, कि जब आप उत्तर से दक्षिण की तरफ चलेंगे तो पहला कौन सा पावर प्लांट आएगा, नरोरा, फिर कौन सा आएगा, रावतबाटा, फिर कौन सा आएगा, काकरापार, फिर कौन सा आएगा, तारापुर, फिर कौन सा आएगा, केगा, फिर कौन सा आएगा, कलपक्कम, और फिर कौन सा आएगा, कुडानकुलम। इस क्रम का भी आप ध्यान रखिए। अब साथियों, दूसरी बात, जितने भी ये न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, इन्हें जो ऑपरेशन करता है, जो इनका मैनेजमेंट करता है, वो न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड करती है। कौन करती है? न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी NPCIL। ये एक आपके केंद्र की संस्था है जो इनको क्या करती है, मैनेज करती है, इनकी देखरेख करती है प्यारे साथियों, क्योंकि किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की बस की बात नहीं है इनकी देखरेख करना या फिर इनके बारे में मैनेजमेंट करना। आ जाओ, हम चलते हैं हमारे रावतबाटा में। साथियों, रावतबाटा, सबसे पहली बात है, रावतबाटा कौन सी नदी के किनारे है? आपके राजस्थान की कामधेनु नदी, जिसका नाम चमनवती है, जिसका नाम आपकी चंबल नदी है, जिसकी पुरानी लंबाई 966 किलोमीटर है और नई लंबाई 1051 किलोमीटर है। साथियों, इसी नदी पर, जो कि मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान में एंटर करती है और उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना नदी में मिलती है, इसी नदी के ऊपर आपके ये पावर प्लांट स्थापित है। और ये कहाँ पर है, कौन सी जगह पर है? ये रावतबाटा में है। कहाँ पर है? रावतबाटा में। और इसकी स्थापना कब हुई? 1972 में हुई। इसकी स्थापना कब हुई? 1972 में। और राजस्थान का जो रावतबाटा परमाणु प्लांट है, ये किस देश की सहायता से लगाया गया? ये आपके कनाडा देश की सहायता से लगाया गया। किस देश की सहायता से? कनाडा की सहायता से इसकी क्या की गई? स्थापना की गई मेरे प्यारे साथियों। क्योंकि स्थापना 1972 में की गई है। इस समय हम इतने टैलेंटेड नहीं थे, क्योंकि 1947 में हम आज़ाद हुए, 1948 में हमने युद्ध लड़ा, 1962 में हमने युद्ध लड़ा, ठीक है, 1965 में अकाल पड़ गया, बहुत सारी समस्याएं हिंदुस्तान के सामने थी, लेकिन फिर भी 1972 में कनाडा की सहायता से हमने रावतबाटा परमाणु संयंत्र लगाया। इसका संचालन कौन करता है? न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका संचालन करती है। NPCIL, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका क्या करती है? संचालन करती है साथियों। क्योंकि पहले ही बता दिया ये मैंने कि ये केंद्र सरकार की संस्था है, जितने भी परमाणु प्लांट भारत में इनकी देखरेख करती है। रावतबाटा देश का दूसरा परमाणु पावर प्लांट है। रावतबाटा देश का दूसरा, तो पहला कौन सा हुआ? तारापुर, जो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। और राजस्थान का पहला परमाणु प्लांट है। राजस्थान का पहला परमाणु प्लांट है, तो देखो लिखा हुआ है, देश का पहला तारापुर, राजस्थान का पहला रावतबाटा। साथियों, D2O भारी पानी का आपने नाम सुना होगा। तो दाबित भारी पानी किस्म का देश का पहला परमाणु बिजलीघर है, यानी वह बिजलीघर जहाँ पर जो आपके हेवी वाटर है, ठीक है, D2O है, उस पर बिजली का उत्पादन करने वाला ये देश का पहला परमाणु बिजलीघर है भाई साथियों, ध्यान रखना। और रावतबाटा को देश का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर पार्क भी घोषित किया गया है, ध्यान रखना इसका। देश का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर पार्क किस राज्य में है? तो आपके रंगीले राजस्थान में है। और इसमें कुल विद्युत का कितना उत्पादन होता है साथियों? रावतबाटा संयंत्र में कुल विद्युत का उत्पादन होता है 1080 मेगावाट। कुल उत्पादन कितना होता है? 1080 मेगावाट कुल उत्पादन होता है। आप जानते हो नेशनल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इस संस्था के द्वारा जो है इसका मैनेजमेंट किया जाता है, यानी ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जो संस्थाएं हैं उसके द्वारा इसका क्या किया जाता है? मैनेजमेंट किया जाता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, नाभिकीय ऊर्जा निगम लिमिटेड जो भारत सरकार की कंपनी है, तो इसका पूरा का पूरा हिस्सा राजस्थान को नहीं मिलता है। इसमें से राजस्थान को 412.74 यानी 412.74 मेगावाट बिजली जो है राजस्थान को मिलती है। क्योंकि राजस्थान सरकार अगर मैनेजमेंट करती तो ये पूरा का पूरा राजस्थान सरकार के पास रहता, लेकिन जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर ही
जो है बनाए जा सकते हैं, तो उसके लिए केंद्र के अंदर एक संस्था होना जरूरी है, जो संस्था आपके सभी का मैनेजमेंट करती है, नेशनल न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है साथियों, अब देखिए ये जो परमाणु संयंत्र होते हैं ये इतने आसान नहीं होते हैं। इतने आसान का मतलब है कि इनके अंदर इश्यूज बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, इसलिए जो है कई बार परमाणु दुर्घटनाएं भी हो जाती है। जैसे चेराबिल एक्सीडेंट हुआ था आपके रसिया में, फुकुशिमा संयंत्र में हादसा हुआ था आपके जापान में। उसके बाद में जापान ने 2022 तक जितने भी परमाणु प्लांट हैं उनको बंद करने की घोषणा करी थी। इसीलिए ये जो परमाणु प्लांट होते हैं इनमें जो है दुर्घटना का अंदेशा हमेशा बना रहता है, इसीलिए इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। साथियों, मैंने आपको बताया था कि एक परमाणु संयंत्र ऐसा है जो राजस्थान में नहीं है, लेकिन राजस्थान को विद्युत की प्राप्ति होती है। उस परमाणु संयंत्र का नाम है नरोरा। और नरोरा कहाँ पर है? आपके उत्तर प्रदेश में है और यहाँ पर 440 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। नरोरा परमाणु विद्युत उत्पादन संयंत्र आपके उत्तर प्रदेश में है। इसकी कुल क्षमता 440 मेगावाट है। राजस्थान का हिस्सा 10% है। राजस्थान का हिस्सा कितना है मेरे प्यारे मित्रों? 10% है। और 10% जब राजस्थान का हिस्सा हुआ तो इसका मतलब 44 मेगावाट यानी 44 मेगावाट बिजली जो है आपको राजस्थान को नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र जो कि उत्तर प्रदेश में है वहाँ से मिलती है। मैंने पहले ही बताया था, एक तो हमारे राजस्थान में है, एक राजस्थान में नहीं है लेकिन राजस्थान को बिजली मिलती है, और एक हमारे प्रस्तावित पावर प्लांट है, परमाणु संयंत्र है, उसकी चर्चा भी हम करेंगे। साथियों ये देखिए प्रपोज्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट जिसका कैपेसिटी कितना होगा? 700 मेगावाट का एक यूनिट होगा, और ऐसी कितनी यूनिट होगी? 4 यूनिट होगी। तो टोटल कैपेसिटी कितनी हुई? 2800 मेगावाट यानी 2800 मेगावाट की कैपेसिटी हुई साथियों। और ये कहाँ पर प्रपोज्ड है साथियों? एक जगह का नाम है आडीभीत या अडीभीत, और ये जो जगह है आपके कहाँ पर है? ये आपके बांसवाड़ा में है। कहाँ पर है मेरे प्यारे मित्रों? बांसवाड़ा में है। तो 700 मेगावाट की 4 इकाइयाँ यानी 2800 मेगावाट की कैपेसिटी का एक संयंत्र जो कि बांसवाड़ा के अडीभीत में लगेगा। अभी तक ये प्रस्तावित है, लगा नहीं है। तो साथियों ये थी राजस्थान के संबंध में और भारत के संबंध में आपके परमाणु जो विद्युत उत्पादन संयंत्र है उनके बारे में चर्चा। मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है साथियों, ये हमने भारत के परमाणु प्लांट देखे, उसके बाद में हमने रावत भाटा जो कि राजस्थान में है इसके बारे में हमने चर्चा करी। आइए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। एक बार पुनः हम 3 जो हमारी संस्थाएं हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड। साथियों इस संस्था की स्थापना आपके 9 अगस्त 2002 को हुई थी। मैं बार बार बता रहा हूँ, इसका मतलब है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक संस्था राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी रेडा, इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। इन दोनों संस्थाओं को 9 अगस्त 2002 को मिलाकर एक नई संस्था का गठन किया गया जिसका नाम था राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? गैर परंपरागत ऊर्जा सोर्स का विकास करना, उसका डेवलपमेंट करना और अधिकतम उत्पादन करना। क्योंकि अब हम पढ़ने वाले हैं ग्रीन एनर्जी के बारे में। ग्रीन एनर्जी यानी गैर परंपरागत या नवीकरणीय ऊर्जा सोर्स वे होते हैं जिन्हें प्राकृतिक रूप से अपने आप ही उन्हें वापस फिलअप कर देती है। जैसे मान लो सबसे पहले हम बात करते हैं विंड एनर्जी की, पवन ऊर्जा की बात करते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, पवन ऊर्जा, ये जो आप चक्की देख रहे हैं, ये जो पवन चक्की कहते हैं इसे, ठीक है। और इसके अंदर क्या हुआ है, ये जो हवा है, इस हवा के माध्यम से आपकी ये जो इसकी जो पत्तियां हैं ये मूवमेंट करती है। जब मूवमेंट करती है तो यहाँ पर जो है एक मोटर लगी होती है जो उसको जब वो घूमती है तो वो एनर्जी का प्रोडक्शन करती है और उसे ही क्या कर लिया जाता है, उसे ही स्टोर कर लिया जाता है। इसी प्रकार से ये विद्युत का उत्पादन होता है मेरे प्यारे मित्रों। पवन ऊर्जा की बात करें तो पवन ऊर्जा की जो औसत ऊंचाई मानी जाती है कि पवन ऊर्जा जो है बेस्ट प्रोडक्शन कहाँ पर देगी, कितनी ऊंचाई पर देगी साथियों, तो ये है आपके 20 मीटर, ये आपके 100 मीटर की ऊंचाई पर, यानी आपके तल से 100 मीटर की ऊंचाई पर जो है ये आपकी पवन चक्की होनी चाहिए। क्योंकि अगर इस पवन चक्की को आप यहीं पर लगा दोगे तो ये जो पवन चक्की है ये आपने लगा तो दी लेकिन यहाँ पर पूरी हवा नहीं मिलेगी इसे,
तो फिर ये उतना प्रोडक्शन नहीं कर पाएगी। तो कम से कम 100 मीटर ऊंची होनी चाहिए। नंबर एक बात, कितने मीटर ऊंची होनी चाहिए? 100 मीटर। और पहले तक जो हमारी जो कैपेसिटी मानी जाती थी वो है 18,770 मेगावाट। ये इसकी क्षमता मानी जाती थी कि ये जो क्षमता है 18,770 मेगावाट की कैपेसिटी है राजस्थान के अंदर। किसके प्रोडक्शन के लिए? आपके पवन ऊर्जा के प्रोडक्शन के लिए। लेकिन अभी 1,27,756 मेगावाट, 1,27,756 मेगावाट, कितना? 1,27,756 मेगावाट। ये नया आकलन किया गया है कि अगर पूरे राजस्थान में अगर आपके विंड एनर्जी के संयंत्र स्थापित किए जाए तो लगभग आपके इतना इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किया जा सकता है। ठीक है साथियों, तो आगे बात करते हैं हम। इस पवन ऊर्जा के लिए बहुत सारी नीतियाँ आई है, बहुत सारी नीतियाँ। और ये नीतियाँ किसने प्रसारित करी? आपके राजस्थान सरकार के द्वारा बहुत सारी नीतियाँ आई है। इन नीतियों में अगर आपसे पूछे कि पवन ऊर्जा की सबसे पहली नीति कब आई थी, तो आप बताना सन 2002 में पवन ऊर्जा के विकास के लिए पहली नीति आई थी। पूछे आपसे दूसरी नीति कब आई थी, तो वह 2003 में आई थी। पूछे आपसे तीसरी नीति कब आई थी, तो वह 2004 में पवन ऊर्जा के विकास के लिए नीति आई थी। उसके बाद में पूछे कि फोर्थ यानी चतुर्थ पवन ऊर्जा नीति कब आई थी, तो वह आपके 2012 में आई थी। अगर पूछे कि नवीनतम पवन ऊर्जा नीति कब आई, नवीनतम पवन ऊर्जा नीति कब आई, तो मेरे प्यारे मित्रों मैं आपको बता दूं कि ये दिसंबर 2019 यानी अभी तक एक साल भी पूरा नहीं हुआ है। और राजस्थान में अशोक गहलोत सर की सरकार के द्वारा दिसंबर 2019 में नवीनतम ऊर्जा नीति का जो है लागू की गई। और उसे क्या कहा गया? पवन व हाइब्रिड ऊर्जा नीति। पवन व हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019 इस नाम से ये नीति आई है। और इसका मतलब और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? अधिकतम जो हमारे ऊर्जा एनर्जी सेक्टर है उसके अंदर जो गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है या फिर जो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है उनका डेवलपमेंट करना, उनका विकास करना ही सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। और उसके अंदर निजी निवेश को बढ़ावा देना कि निजी लोग आएँ और इसके अंदर इन्वेस्ट करें। ठीक है, और जहाँ पर ज़मीन लेते हैं उसके ऊपर स्टाम्प शुल्क जो लगता है उसके अंदर आपको अनुदान देना। और जो राजस्थान का जीएसटी है यानी स्टेट जीएसटी उसके अंदर कमी कर देते हैं, उसमें छूट दे देते हैं। साथ ही जो पवन ऊर्जा के उपकरण आते हैं उनके अंदर रियायती दर पर आपको उपकरण देते हैं या फिर सरकार उसके अंदर अनुदान देती है। इस तरह से कुछ पॉलिसीज़ लाती है गवर्नमेंट की इसका विकास हो। तो आओ इसके बारे में चर्चा करते हैं। विंड एनर्जी के बारे में है बहुत ही। देखो राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में क्षमता कितनी है? 1,27,756 मेगावाट इतना कैपेसिटी है साथियों। लेकिन उत्पादन कितना होता है? 3,734 मेगावाट के संयंत्र क्या कर दिए गए हैं? स्थापित कर दिए गए हैं। 3,734 मेगावाट बिजली का उत्पादन राजस्थान में हो रहा है। और राजस्थान जो है इसकी उत्पादन में कौन से स्थान पर है? राजस्थान इसके उत्पादन में 5वें स्थान पर है मेरे प्यारे मित्रों। कौन से स्थान पर है? 5वें स्थान पर है, 5th स्थान पर है पवन ऊर्जा में। साथियों एक जगह है जिसका नाम है बड़ा बाग। और बड़ा बाग जो जगह है ये कहाँ पर है? ये आपके जैसलमेर में है। बड़ा बाग जगह कहाँ पर है? आपके जैसलमेर में है। और जैसलमेर में ये जगह होने के कारण वहाँ पर स्पेस भी बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर हवा भी बहुत चलती है क्योंकि लू भी वहाँ चलती है। इसीलिए वहाँ पर 1100 मेगावाट का एक पवन ऊर्जा का संयंत्र लगाने की बात चल रही है। 1100 मेगावाट का किसका संयंत्र लगाएंगे? पवन ऊर्जा का संयंत्र लगाया जाएगा जो कि देश का सबसे बड़ा क्या होगा? विंड पार्क बनेगा। जो कि देश का सबसे बड़ा कौन सा पार्क बनेगा? विंड पार्क बनेगा। साथियों 2 जगह के नाम और है। एक का नाम है हंसुआ और बड़ा बाग आपको पता ही है। हंसुआ जो जगह है ये भी आपके जैसलमेर में है और पवन ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पर है? जैसलमेर में है और पवन ऊर्जा के लिए फेमस है। साथियों आपको मैंने बताया था मालखेत की पहाड़ियाँ, खंडेला की पहाड़ियाँ ये सभी सीकर में है। और सीकर में ही आपके हर्ष पर्वत है। कौन सा पर्वत है? हर्ष पर्वत है। नेछुआ की पहाड़ियाँ भी सीकर में है और हर्ष पर्वत भी सीकर में है। अगर हर्ष पर्वत देखना चाहते हो तो रेवासा जो झील है
उसी झील के पास में आगे चलेंगे तो आपके हर्ष पर्वत आता है, और इसी के पास में आपके लोक देवी माँ जिनका श्री जीण माता जी का मंदिर है और हर्ष भगवान का मंदिर है। इसी हर्ष पर्वत पर सीकर में 12 मेगावाट का क्या लगाया गया है, एक पवन ऊर्जा का संयंत्र लगाया गया है। ठीक है ना, किसका संयंत्र लगाया गया है, विंड एनर्जी का एक प्लांट लगाया गया है। साथियों, कई बार प्रश्न आता है कि बताइए निम्न में से कौन सा स्थान पवन ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो वहाँ पर इन स्थानों के नाम दे देगा आपको, हंसुआ, बड़ा बाग, हर्ष पर्वत, ऐसे। तो आपको पता होना चाहिए कि हर्ष पर्वत सीकर में है और विंड एनर्जी के लिए महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में एक जगह का नाम है कोडियासर। क्या नाम है, कोडियासर। कोडियासर जो जगह है ये आपके कहाँ पर है, फतेहगढ़ में है, और ये कौन से जिले में है, जैसलमेर में है। यहाँ पर 26 मेगावाट का एक पवन ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है। खास बात क्या है, इंडियन रेलवे यानी भारतीय रेलवे के द्वारा राजस्थान में लगाया गया पहला पवन ऊर्जा संयंत्र है। ठीक है, तो ध्यान रखना, कोडियासर, जैसलमेर, जो कि राजस्थान में इंडियन रेलवे के द्वारा लगाया गया पहला पावर प्लांट है, और कैपेसिटी कितनी है, 26 मेगावाट। आगे चलते हैं लोदरवा। लोदरवा की राजकुमारी आपने इंडियन राजस्थान हिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा। लोदरवा के अंदर 47 मेगावाट का एक पावर प्लांट लगा है, जो कहाँ पर है, जैसलमेर में है। इसके अलावा अन्य स्थानों की बात करें तो देवगढ़ कहाँ पर है, प्रतापगढ़ में है, और यहाँ पर क्या है, आपके एक पवन ऊर्जा का संयंत्र लगाया गया है। इसके अलावा आकल और पोहरा, पिछली बार आरपीएससी ने एक एग्जाम में पूछा आकल और पोहरा क्या है, उसमें एक ऑप्शन था पवन ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध स्थान, तो वही उसका आंसर था साथियों। अब ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि आकल और पोहरा जैसलमेर में है। नंबर 2, यह सौर ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। बताइए कौन सा कथन सत्य है, कथन 1, कथन 2, दोनों सत्य हैं या दोनों गलत हैं। तो दोनों क्या है, एक सत्य है कि आकल और पोहरा जैसलमेर में है, लेकिन सौर ऊर्जा के लिए नहीं, पवन ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। देखो इसके अलावा और कौन से संयंत्र है, राजस्थान के अंदर पहली बार अमर सागर, जो कि कहाँ पर है, जैसलमेर में है। यहाँ पर पहला सौर ऊर्जा का आपके पवन ऊर्जा का पावर प्लांट लगाया गया था। राजस्थान में पहली बार पवन ऊर्जा का जो संयंत्र लगाया गया था, कहाँ लगाया गया था, अमर सागर जैसलमेर में। बता दिया मैंने आपको। देवगढ़ कहाँ पर है, प्रतापगढ़ में। एक जगह और है सोडा बांधन कहाँ पर है, जैसलमेर में है। ये भी किसके लिए फेमस है, पवन ऊर्जा के लिए। बीठडी ये कहाँ पर है, जोधपुर में है। ये भी किसके लिए है, पवन ऊर्जा के लिए। ध्यान रखना, गढ़बिडली जो है ये दुर्ग का नाम है, जो कि आपके अजमेर में है। और बड़ा बाग में पता ही है आपको 1100 मेगावाट का एक पवन ऊर्जा का संयंत्र लगाया जा रहा है, जो कि सबसे बड़ा विंड पार्क या विंड फार्म बनने जा रहा है, और ये आपके जैसलमेर में है। तो साथियों ये बात थी आपकी किसकी, पवन ऊर्जा की। तो आज हमने 2 प्रकार के संयंत्र देखे हैं। एक हमने देखा है परमाणु ऊर्जा संयंत्र, उसमें न केवल राजस्थान की बल्कि भारत की भी चर्चा करी है। और दूसरा हमने देखा है पवन ऊर्जा। तो परमाणु ऊर्जा और पवन ऊर्जा। साथियों कल हम पढ़ेंगे राजस्थान में सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा के बारे में और उससे संबंधित योजनाओं के बारे में। तो साथियों आज की क्लास इतनी है। आप मुझसे लाइव मिलना चाहते हैं तो वाईफाई 2.0 पर शाम को 5 बजे आ सकते हैं। और राजस्थान एग्जाम पर तो आपकी सभी क्लासेज चली रही है, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सारी। और मैं ज्योग्राफी के लिए जुड़ा हुआ हूँ। अगर आपको टेस्ट देना है राजस्थान ज्योग्राफी या इंडियन ज्योग्राफी का, तो अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर आरपीएससी सेक्शन में जाकर विष्णु कुमार जांगिड़ को फॉलो कीजिए, और रोज रात को प्रत्येक दिन रात्रि 9 बजे आप मेरे साथ टेस्ट में आ सकते हैं। ठीक है साथियों, अगर मेरा प्लस कोर्स आप खरीदना चाहते हैं जो इंडियन ज्योग्राफी और राजस्थान ज्योग्राफी का चल रहा है, तो विष्णु 1 कोड के नाम से आप यूज करके आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेके उसे यूज कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं साथियों, जो कि आपकी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा और आपको राजस्थान टॉप करने में ज्योग्राफी सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो साथियों आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। कोरोना का विशेष ध्यान रखिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।